जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं 4 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल को फॉर्म किया है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जितनी बातें हैं हम लोग इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम लोग सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या नापते हैं, इन्फ्लेशन नापते हैं। ठीक है, महंगाई नापते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है या कितनी महंगाई घटी है। ठीक है, तो ये एक तरीका है महंगाई नापने का। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, इट इज अ मेजर टू गेज इन्फ्लेशन। ठीक है, इट इज अ मेजर टू गेज इन्फ्लेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये एक तरीका है जिससे इन्फ्लेशन नापा जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है। अब किस पॉइंट पे मेजर किया जाता है तो ये देखना है। ठीक है, तो दो पॉइंट होते हैं, एक तो होलसेलर का पॉइंट होता है जहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन सामान खरीदते हैं, और एक कंज्यूमर का पॉइंट होता है जहां पे हम जैसे आप और हम जैसे कई लोग कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट में, छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप अपने लिए 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो आलू खरीदेंगे। वही कोई बिजनेस है जैसे लेज है जो कि पोटैटो चिप्स बनाता है, वो क्या करेगा, वो 100 किलो आलू, 200 किलो आलू खरीदते हैं। ठीक है, तो जब वो 200 किलो आलू खरीदते हैं तब कितना पैसा देते हैं, और जब आप 2 किलो आलू खरीदते हैं तब कितना पैसा देते हैं, इस चीज़ को मेजर करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो जब लेस पैसा देके आलू खरीदती है, 200 किलो, 500 किलो आलू खरीदा जाता है लेस कंपनी द्वारा, तब ये जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो जो प्राइस होलसेलर्स पे करते हैं, ठीक है, जो प्राइस होलसेलर्स पे करते हैं उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये इन्फ्लेशन मेजर करने का एक टूल है। ठीक है, एक इकोनॉमिक टूल है जिससे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि किस पॉइंट पे मेजर किया जाता है, तो ये होलसेल पॉइंट पे मेजर किया जाता है, ना कि कंज्यूमर पॉइंट पे ये मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये होलसेल पॉइंट पे मेजर किया जाता है जहां पे बिग बिजनेस अपना सामान बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि ये इन्फ्लेशन मेजर करने का टूल है। ठीक है, अब इसमें क्या चर्चा चल रही है, बेस ईयर को रिवाइज करने की। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक ऐसा बेस पॉइंट होता है जिससे हम आगे की चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी फॉर्म भरते हैं तो आपका बेस ईयर क्या माना माना जाता है? 10th। ठीक है, फिर कौन सा बेस ईयर माना जाता है? 12th। ठीक है, तो बेस ईयर क्या माना जाता है? मान लीजिए आप जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो बेस ईयर क्या माना जाता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया बेस ईयर। ठीक है, आपसे उसका कंपैरिजन होगा। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन से फॉर्म फिलअप करने का कंपैरिजन होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि बेस ईयर्स दिए जाते हैं प्राइस इंडेक्स को, इन्फ्लेशन के टूल को बेस ईयर दिए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि 2011 से 2022 तक में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ईयर अभी तक क्या था? 2011-12। ठीक है, 2011-12 जो कि ऑलमोस्ट 10-12 साल, 13 साल पुराना है। ठीक है, अब इस बेस ईयर को चेंज करना है कहाँ पे? 2022-23 में। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोच के बताइए, 2011 रियलिटी सही बता पाएगा, सही मेजरमेंट कर पाएगा, या 2022-23? तो ऑब्वियस सी बात है, 2011-12 में हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज़ और थी, 2022-23 में हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज़ और हैं। ठीक है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट है वो क्लोज रहे, वो एक्यूरेट रहे इकोनॉमिक रियलिटीज़ के अनुसार, इसलिए बेस ईयर को चेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2011-12 में क्या था? डिप्रेशन आया था 2008 में। ठीक है, ये आया था जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, लेमन क्राइसिस, आपको पता होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। तो उससे क्या इकोनॉमिक रियलिटीज डेवलप हुई थी, तो ये 2011-12 उस चीज़ को अच्छे से मेजर कर पाएगा। पर 2019-20 में आया था कोरोना, तो इसको कौन अच्छे से मेजर कर पाएगा? इसको बेस ईयर 22-23 अच्छे से मेजर कर पाएगा। इसलिए ये चेंज करने की बात कही गई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को चेंज करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, और क्यों बेस ईयर चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक्सपर्ट पैनल कौन लीड करेगा। तो एक्सपर्ट पैनल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर रिवाइज करने का है उसको हेड करेंगे, नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद। ठीक है, रमेश चंद साहब जो हैं ये लीड करेंगे, ये हेड करेंगे एक्सपर्ट पैनल को जो कि रिवाइज करेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को। ठीक है,
होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने बताया, विच मेजर्स एवरेज चेंज इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क बाय होलसेलर्स टू बिजनेस। ठीक है, तो होलसेलर्स जितना प्राइस लेते हैं बिजनेस से उसको मेजर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये कहाँ फोकस करता है, तो हमने आपको बताया ये होलसेल लेवल पे या प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस को मेजर करता है। ठीक है, इन अर्ली प्रोडक्शन स्टेजेस। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में या इंडिया में जितनी भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है सबको मेजर कर लिया जाएगा, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें होती हैं जिनको मेजर किया जाता है, जिनकी प्राइसेस मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 697 आइटम्स थे 2011-12 की सीरीज में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसमें से 117 प्राइमरी आइटम्स हैं, 16 फ्यूल एंड पावर आइटम्स हैं और 564 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्राइमरी आइटम्स, फ्यूल एंड पावर आइटम्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो ये 697 आइटम्स का क्या होता है, मेजर किया जाता है, इनके प्राइसेस को मेजर किया जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है अभी 2011 के बेस लेवल से। ठीक है, और जब ये रिवाइज हो जाएगा, अगर बेस ईयर रिवाइज हो जाता है 22-23 में, तो ये 22-23 से मेजर किया जाएगा कि कितना दाम बढ़ा है, कितना दाम घटा है। ठीक है, होलसेल प्राइस की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1942 में विद बेस ईयर 1939। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, और अभी तक ये 7 टाइम्स रिवाइज हो चुका है। ठीक है, 7 टाइम्स रिवाइज हो चुका है। सबसे पहले रिवाइज हुआ था 1952-53 का, बेस ईयर लिया गया था, फिर 1961-62 का, फिर 1971-70 का, फिर 1981-82 का, फिर 93-94 का, फिर 2004-05 का एंड फिर लास्ट में 2011-12 का। ठीक है, और ये जो रिवीजन हुआ था लास्ट, ये 2017 में हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये क्या मेजर करते हैं, दिस मेजर्स एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर आउटपुट। ठीक है, तो कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अपने आउटपुट के लिए कितना प्राइस रिसीव करते हैं, इस चीज़ को मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एंड दिस कवर्स वेरियस प्रोडक्शन स्टेजेस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कि क्या क्या इनके कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स को क्या क्या परसेंटेज पॉइंट दिए गए हैं, और बाकी सारी जो भी डायमेंशन है होलसेल प्राइस इंडेक्स के वो देखेंगे। तो अभी हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, दिस मेजर्स चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस। ठीक है, इसको कौन पब्लिश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को, तो दिस इज पब्लिश बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कौन पब्लिश करता है इसको, इस जो भी डेटा निकल के आता है, जो भी इन्फ्लेशन रेट निकल के आता है, वो आरबीआई नहीं पब्लिश करता है, याद रखिएगा, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको प्रोड्यूस करते हैं या इनको पब्लिश करते हैं ये डेटा को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये हर महीने पब्लिश किया जाता है। ठीक है, मंथली पब्लिकेशन है इसका। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द प्राइस लेवल फॉर एंटायर मंथ रादर दैन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो पूरे के पूरे महीने का क्या डेटा रहा है, पूरे के पूरे महीने का होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या रहा है, ये फ्रीक्वेंटली पब्लिश होता है, मंथली पब्लिश होता है। ठीक है, बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर लास्ट अपडेट हुआ था 2004-05 से 2011-12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ज़रा सा भी एग्जामिनर आपसे खेलना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि बेस ईयर पहले कब रिवाइज हुआ था। 2011-12 तो आपको पता ही होगा, आप रट के जाएंगे, पर उससे पहले क्या था, क्या चेंज करके 2011-12 को बेस ईयर किया गया था, तो 2004-05 के बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 बेस ईयर को रखा गया था। ठीक है, और ये कब चेंज हुआ था, ये अप्रैल 2017 में चेंज हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अब की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, हमने अभी देखा था। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या है, फूड और नॉन फूड आइटम्स और मिनरल्स। ठीक है, याद रखिएगा प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं, फूड, नॉन फूड और मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका कितना परसेंटेज है, इसका 22.62% है। ठीक है, इसका जो वेटेज है वो 22.62% है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्यूल एंड पावर। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल होता है और एनर्जी की सोर्सेज होती हैं। ठीक है, इसका जो परसेंटेज पॉइंट है, वेटेज है, वो है 13.5%। ठीक है, और फिर है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो कि कवर करता है 64.23%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया 697 आइटम्स थे
2011-12 वाली सीरीज में 697 आइटम्स थे, जिसमें 117 प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 117 प्राइमरी आर्टिकल्स का कितना वेटेज है, तो 22.62% है, ठीक है। फिर है फ्यूल एंड पावर आइटम्स, ठीक है। फ्यूल एंड पावर आइटम्स कितने हैं, 16 है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर आइटम 16 है विद वेटेज ऑफ 13.15%। और लास्ट में है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 564, जिनका वेटेज है 64.23%, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट फिगर्स याद रखिएगा और साथ ही साथ परसेंटेज कंपोनेंट्स के भी याद रखिएगा, ठीक है। WPI फूड इंडेक्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर एक सब कैटेगरी होती है फूड इंडेक्स, क्यों क्या करती है, तो जो फूड आइटम्स के प्राइसेस को मेजर करती है एट प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इट इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग WPI फॉर फूड आर्टिकल्स फ्रॉम प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फूड आर्टिकल्स आप यहाँ पे देखेंगे, प्राइमरी आर्टिकल्स में कुछ फूड आर्टिकल्स होते हैं और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी कुछ फूड आर्टिकल्स होते हैं, जिनको अलग करके WPI फूड इंडेक्स बनाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं इंक्लूड की जाती हैं। WPI जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, वो सिर्फ गुड्स को ट्रैक करता है, सर्विसेज को नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो कि कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन मेजर करता है, वो सर्विसेज को इंक्लूड करता है। पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो क्या करता है, वो सिर्फ गुड्स को ट्रैक करता है और सर्विसेज को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 2014 तक क्या होता था, WPI वॉज द मेन इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया, ठीक है। तो पहले जो महंगाई की दर थी वो होलसेल प्राइस इंडेक्स माना जाता था 2014 तक, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2014 के बाद क्या हुआ, RBI ने शिफ्ट कर दिया CPI को फॉर मॉनेटरी पॉलिसी पर्पसेज इंक्लूडिंग सेटिंग रेपो रेट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, महंगाई दर किसको माना जाता है, CPI को माना जाता है। जितनी CPI का रेट रहेगा वही महंगाई दर माना जाएगा। ये कब से माना जा रहा है, ये 2014 से माना जा रहा है, ठीक है। इससे पहले 2014 से पहले क्या होता था, WPI को मेन इंडिकेटर इन्फ्लेशन माना जाता है, इन्फ्लेशन इंडिकेटर माना जाता था, ठीक है। इंडिया में WPI जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट के भी नाम से जाना जाता है, इंडिकेटिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, ठीक है। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट कौन सा होता है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितनी भी हो सकता था चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है इसमें। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2025-26, ठीक है। और टोटल आउटले इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 69,515 करोड़ इसका टोटल आउटले है फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये रिस्क कवरेज प्रोवाइड करता है क्रॉप्स के, ठीक है। तो जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप्स होती है हमेशा रिस्क में होती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, कभी बरसात हो रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो उनकी क्रॉप्स को कवर करने के लिए, रिस्क कवरेज प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था 2016 में, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल रिस्क कवरेज फॉर क्रॉप्स ड्यूरिंग फेलियर, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, उसके चलते उनकी इस एवज में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, ताकि वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से जितना भी क्रॉप्स खराब होती हैं, फसलें खराब होती हैं, उसको इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2016 में ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी और 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स इसको मॉनिटर करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, ठीक है। तो एक देश में एक क्रॉप पे एक ही प्रीमियम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह प्याज पे अलग प्रीमियम मिल रहा है तो दूसरी जगह प्याज पे अलग प्रीमियम मिल रहा है। प्रीमियम मतलब जो हम लोग इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, ठीक है, तो ये प्रीमियम कहलाता है। कौन कौन से रिस्क कवर्ड है इसमें, तो नेचुरल फायर, कहीं आग लग गई, ठीक है, कहीं बिजली गिर गई, कहीं हेल स्टॉर्म्स हो गए, कहीं साइक्लोन आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें कवर है, ठीक है। क्लेम्स फॉर फार्मर्स प्रिवेंटेड फ्रॉम सोइंग प्लांटिंग ड्यू टू बैड वेदर अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर, ठीक है। साथ ही साथ हार्वेस्ट रिस्क है, ठीक है। हार्वेस्ट रिस्क मतलब क्या होता है, मान लीजिए फसल उग तो गई लेकिन कटाई करने में कोई दिक्कत आ गई, कभी ट्रैक्टर नहीं मिला, कभी कटाई के दौरान फसल खराब हो गई, तो उसके लिए भी ये 14 दिन तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इंश्योरेंस मिलता है। साथ ही साथ कोई लोकलाइज रिस्क है,
जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो लोकलाइज रिस्क के लिए भी इंश्योरेंस है। प्रीमियम रेट्स की बात करें तो खरीफ से रिलेटेड जितने भी फसल है, खरीफ फसल जो है उनके लिए 2% का प्रीमियम देना पड़ेगा। रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम देना पड़ेगा और हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट या प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। किस किस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, तो लॉसेस ड्यू टू वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, थेफ्ट, राइट, एक्ट्स ऑफ एनमिटी और डैमेज बाय डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, ठीक है। फिएट नाम के एक फंड को सेटअप किया गया है, याद रखिएगा फिएट क्या है, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको सेटअप किया गया है सरकार द्वारा। इसका टोटल आउटले है 824 करोड़, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। तो इंश्योरेंस स्कीम्स के अंतर्गत एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को असिस्ट किया जा सके इंश्योरेंस स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट मिलेगा। जैसे एक येस टेक है, ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, इससे ईल्ड का एस्टिमेशन किया जा सकता है कि कितनी फसल उग रही है, ठीक है। विंड से एक टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा जिसका मतलब है वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। इसमें क्या होगा, ब्लॉक या पंचायत लेवल पे वेदर की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाएगी, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे, अडॉप्टेड 100% इन मध्य प्रदेश, पार्शियली इन आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। तो आपको याद रखना है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा इंश्योरेंस स्कीम से और साथ ही साथ अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो येस टेक है और विंड्स है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं नॉन बासमती वाइट राइस से रिलेटेड एमओयू की। तो इंडोनेशिया के साथ इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस के लिए एमओयू साइन किया गया है, ठीक है। ट्रेड 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस एनुअली, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 4 साल का इसका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि नॉन बासमती वाइट राइस के लिए को ट्रेड करने के लिए किस देश के साथ इंडिया ने समझौता किया है, ठीक है। तो एमओयू साइन किया गया है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट भी याद रखना है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, तो नॉन बासमती वाइट राइस के प्रोडक्ट के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। एमओयू की अवधि क्या होगी, तो 4 वर्ष की इनकी अवधि है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, पर अगर आप थोड़ा सा सुपरफिशियली भी पढ़ रहे हैं, सरफेस लेवल भी पढ़ रहे हैं, तो लगभग 2-3 लेयर तक तो आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। क्योंकि आपने अगर यूपी पीसीएस 2024 वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो फिर आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस ने किस तरीके से इंतकाम लिया है बच्चों से, ठीक है। कितनी ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अब ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होगा, ऐसे ही डीप में जाके ऐसे ही डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस फ्रेम आगे भी होंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो इसीलिए 2-3 लेयर तक आप कोशिश करिए, 2-3-4 लेयर तक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की गई है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ये मतलब नहीं है कि हर किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई हाई क्वालिटी रिसर्च एक्सेस करना है तो वो एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ हाई क्वालिटी रिसर्च, वेरियस रिसर्च एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम किसकी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है, ठीक है। पूरा का पूरा जो वहन होगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में वो केंद्र सरकार वहन करेगी, ठीक है। पूरा का पूरा जितना भी पैसा होगा, जितना भी फाइनेंशियल आउटले होगा, जो भी बजट होगा उसका पूरा बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स फॉर गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अप्रूवल डेट कब मिली थी, तो नवंबर 2024 में इसको अप्रूव किया गया था। बजट क्या है, 6000 करोड़ ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये 3 साल की ये स्कीम होगी, 2025, 2026 और 2027, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड भी याद रखिएगा। बजट तो याद ही रखिएगा 6000 करोड़ है और कितने साल, कितनी अवधि है इस स्कीम की, तो 3 वर्ष की अवधि है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर OS फेज 1 में क्या कोऑर्डिनेशन होगा, इन्फ्लिबीनेट
जो कि है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी के अंदर, ऑपरेटिंग अंडर एमओई, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा, कोऑर्डिनेशन पार्टनर होगा इन्फ्लीबीनेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, इसके अंतर्गत क्या होगा, वर्ल्ड क्लास स्कॉलरली आर्टिकल्स और जर्नल्स एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, 3 साल की इसकी अवधि होगी, 6,000 करोड़ रुपए इसका बजट है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के अंतर्गत कवर कर ली है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो रोमेनिया एंड बल्गेरिया ने ज्वाइन किया है शेंजन एरिया। ठीक है, याद रखना है आपको कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, तो रोमेनिया और बल्गेरिया ने ज्वाइन किया है क्या चीज़, शेंजन एरिया। ठीक है, शेंजन एरिया हम आपको बता दें क्या होता है, तो यूरोप है, जैसे मान लीजिए ये पूरा यूरोप है और यूरोप में बहुत ढेर सारी कंट्रीज है। ठीक है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ठीक है, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, बहुत ढेर सारी कंट्रीज है ना। ठीक है, अच्छा आप बताइए यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं, ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हो गई यूरोप की। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए अभी क्या होता है, हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो दूसरी कंट्री का हमारे पास वीज़ा होना चाहिए, दूसरे से तीसरी कंट्री जाना है तो हमारे पास वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि शेंजन एरिया इन्होंने डेवलप कर लिया है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए इतने एरिया, इतनी कंट्रीज़ हैं शेंजन एरिया में, ये पूरी कंट्रीज़ है शेंजन एरिया में, मान लीजिए 4 कंट्रीज़ हैं शेंजन एरिया में, तो अब क्या है, एक जगह आपको अगर वीज़ा मिल गया, आपको शेंजन वीज़ा मिल गया, तो आप फ्रांस से इटली जा सकते हैं बिना वीज़ा लिए, बिना कुछ दिखाए, बिना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बिना किसी अप्रूवल के या बिना किसी परमिट के। ठीक है, बस आपके पास शेंजन वीज़ा होना चाहिए। फिर आप इसी तरीके से फ्रांस से इटली जा सकते हैं, इटली से आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड से आप स्पेन जा सकते हैं, स्पेन से आप पोलैंड जा सकते हैं, बस एक शेंजन वीज़ा के साथ। ठीक है, आपको हर कंट्री पे रुक के बार बार आपको अप्रूवल नहीं लेना है जाने का, बार बार आपको सिक्योरिटी चेक्स नहीं देना है, आप बस चलते चले जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टूरिज्म और ट्रेड बढ़ता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्या होता है इंडिया में, जैसे हमको हिमाचल प्रदेश से जाना है या उत्तर प्रदेश, तो हम वीज़ा थोड़ा ना दिखाते हैं, हम बस ट्रेन का टिकट लेते हैं, पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जाना है गोवा, निकल गए ट्रेन पकड़ के। उसी तरीके से यूरोप में शेंजन एरिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 25 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 25 कंट्रीज़ हैं, जिसमें क्या होता है कि 25 कंट्रीज़ आपस में ये संधि बना ली, आपस में इन्होंने अग्रीमेंट साइन कर लिया है कि शेंजन वीज़ा मिलने के बाद ये 25 कंट्रीज़ हैसल फ्री, बिना किसी रोक टोक के टूरिस्ट को अलाउ करेंगी मूवमेंट के लिए। ठीक है, टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज जा सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी वीज़ा के, प्रोवाइडेड उनके पास शेंजन वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस शेंजन एरिया को ज्वाइन करने वाली 2 कंट्रीज और कौन सी बनी हैं, तो रोमेनिया और बल्गेरिया। ठीक है, दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड शेंजन इवैल्यूएशन प्रोसेस सेट इन द ट्रीटीज ऑफ एक्सेशन। ठीक है, और ये टेक्निकल क्राइटेरिया इसका कौन डेवलप किया था, तो यूरोपियन कमीशन ने 2011 में टेक्निकल क्राइटेरिया डेवलप किया था शेंजन एरिया, जिसको मीट करना चाहिए अगर शेंजन एरिया में आना है तो। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं जाके कि कोई भी कंट्री उठे और बोल दे कि नहीं हमको ज्वाइन करना है, आपको पहले टेक्निकल क्राइटेरिया मीटअप करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इंक्लूड किया जाएगा शेंजन एरिया में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बॉर्डरलेस है। ठीक है, ये पूरा बॉर्डरलेस शेंजन एरिया है टू 29 कंट्रीज, माफ़ कीजिएगा शायद हमने पहले 25 बताया था, एक्चुअली में 29 कंट्रीज हैं, अलाउइंग रेसिडेंट्स टू ट्रैवल विदाउट पासपोर्ट चेक्स। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट नहीं चेक होगा, आप 29 कंट्रीज में फ्रीली बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, जो भी शेंजन एरिया में आती हैं। ठीक है, तो ये रोमेनिया एंड बल्गेरिया लेटेस्ट एंट्रेंट है इसमें। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, 25 आउट ऑफ 27 EU मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट आयरलैंड एंड सिप्रस, एंड 4 EFTA मेंबर्स इंक्लूड हैं इसमें शेंजन एरिया में, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, शेंजन एरिया कब डेवलप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। ठीक है, शुरुआत में 5 कंट्रीज थी, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ये लोग 29 कंट्रीज हो गए। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर कौन बना था 2023 में, तो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था। ठीक है, क्रोएशिया बिकेम अ फुल मेंबर इन 2023। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बल्गेरिया की कैपिटल क्या है, सोफिया है, और रोमेनिया की कैपिटल क्या है, बुकारेस्ट है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिलीफ असिस्टेंस टू वनुआतू। ठीक है, वनुआतू जो कंट्री है पैसिफिक में,
वनवातु, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। कितने का, लगभग 4.3 करोड़ का, ठीक है। 5 लाख यूएसडी डॉलर्स, 5 लाख डॉलर्स का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है किसको, वनवातु को, ठीक है। यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, ठीक है। डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था 17 दिसंबर को, जिसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया है कितने का, 5 लाख डॉलर्स का, ठीक है। वनवातु की फिजिकल लोकेशन देखें तो ये पैसिफिक ओशन में, ये देखिए लाया करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है वनवातु। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला, ठीक है। पोर्ट विला कैपिटल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गई वनवातु, ठीक है। यहाँ पे वनवातु स्थित है, ठीक है। कितना पैसा दिया गया है, तो 5 लाख डॉलर्स इनको रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पे डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। स्टेट न्यूज़ की चर्चा करते हैं तो असम में एलिफेंट पॉपुलेशन की एस्टिमेट निकल के आई है 2024 में, तो देख लेते हैं। तो टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन इन असम एस्टिमेट की गई है 5825 एलिफेंट्स, ठीक है। और ये इंक्रीज है 109 एलिफेंट्स का, ठीक है। तो अगर आप असम से रिलेटेड कोई भी पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तब आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जानने लायक एक बात यह है कि एलिफेंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा चिरांग रिपू रिजर्व में है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि चिरांग रिपू रिजर्व कहाँ है, ठीक है। तो चिरांग रिपू रिजर्व कहाँ पे है, ये असम में स्थित है, ठीक है। चिरांग रिपू रिजर्व जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है विद 79 एलिफेंट्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गुजरात ने लॉन्च किया है एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुल्फ हैबिटेट, ठीक है। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स, तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य द्वारा, ठीक है। इनिशिएटिव का नाम क्या है, एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट, ठीक है। तो ये पूरी एक एटलस होगी जिसमें इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स के बारे में जानकारियां होंगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। 2023 में वुल्फ सेंसस हुआ था, टोटल वुल्फ रिकॉर्डेड 222, ठीक है। तो आपको भी बस इतना याद रखना है, गुजरात ने लॉन्च किया है एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना है टू अडॉप्ट ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक मॉडल, ठीक है। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मॉडल, ग्रीन जीडीपी मॉडल अडॉप्ट करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि किसने ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव लिया है, किसने ग्रीन जीडीपी, किस राज्य ने ग्रीन जीडीपी अडॉप्ट किया है, तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, तो अभी तक जो हम मेजर करते हैं वो इकोनॉमिक जीडीपी होता है, ठीक है। जो फैक्टर नहीं करता, जैसे जितने भी कार प्रोड्यूस की जा रही है, जितने भी स्टील्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल हार्म, हाँ, इकोलॉजी को हार्म करके ही बन रहे हैं, ठीक है। तो जो इकोलॉजी हार्म हो रही है उसका तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, तो उसको अकाउंटिंग करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो मेथड होता है उसको ग्रीन जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी अकाउंट फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड इंक्लूड्स रिसोर्स डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, प्रोवाइडिंग मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जिन्होंने ग्रीन जीडीपी अडॉप्ट किया है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है रायतू भरोसा स्कीम, ठीक है। रायतू भरोसा स्कीम क्या है, इसके अंतर्गत किसानों को 75,000 पर एकड़ फॉर ईच क्रॉप सीजन दिया जाएगा, बेनिफिटिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख फार्मर्स इन तेलंगाना, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, रायतू भरोसा कहाँ की स्कीम है, तो ये तेलंगाना की स्कीम है। किसको बेनिफिट करेगी, तो फार्मर्स को बेनिफिट करेगी जिनको 7500 पर एकड़ दिया जाएगा, ठीक है। 7500 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा फॉर ईच क्रॉप सीजन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का क्या नाम है, SSI मंत्रा, ठीक है। SSI मंत्रा, राइट हैंड साइड में आप ये देख रहे हैं, ये सर्जिकल रोबोट है, ठीक है। और ये मेड इन इंडिया है, पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। कहीं से इंपोर्ट नहीं किया गया है, कहीं से कोई बाहर से मदद नहीं ली गई है, ये प्योरली मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है, ठीक है, जिसका नाम है SSI मंत्रा। कहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है, तो नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र में ये स्टैब्लिश किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अप्रूव किया है इसको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO ने, ठीक है। की फीचर्स देखें तो क्या है इसमें, मॉड्यूलर डिजाइन विद 5 रोबोटिक आर्म्स है इसमें, इंप्रेसिव 3D HD हेडसेट है, 3D 4K इमेजिंग सिस्टम है, और विच असिस्ट सर्जन विद एनहांस कंट्रोल ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट SSI मंत्र कहाँ पे आया है, पुणे महाराष्ट्र में आया है।
अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो माइक जॉनसन री इलेक्ट हुए हैं एज स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपको, माइक जॉनसन का री इलेक्शन हुआ है एज स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर होते हैं, वैसे ही अमेरिका में यूएसए में भी लोकसभा स्पीकर होते हैं, और वहाँ पे स्पीकर कौन चुने गए हैं, तो री इलेक्ट हुए हैं माइक जॉनसन। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, माइक जॉनसन जो है री इलेक्ट हुए हैं स्पीकर एज द स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, दूसरा हाउस कौन सा होता है, हाउस ऑफ सेनेट। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो फैज़ अहमद किदवई जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को में अपॉइंट हुए हैं फैज़ अहमद किदवई। ठीक है, फैज़ अहमद किदवई जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल एट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे, ये विक्रम देव दत्त जी का स्थान लेंगे, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, विक्रम देव दत्त जी को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, विक्रम देव दत्त जी को जब ट्रांसफर किया गया था तब किसी को नहीं बनाया गया था डीजी, तब इंटरिम लीडरशिप प्रोवाइड की थी डीसी शर्मा ने। ठीक है, तब इंटरिम लीडरशिप प्रोवाइड की थी डीसी शर्मा ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, फैज़ अहमद किदवई नए डायरेक्टर जनरल होंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के।